गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप अभिव्यक्ति और माध्यम से पढ़ रहे हैं कैसे लिखें कहानी। तो ये उसके आखिरी अंश है उसका। तो भीष्म साहनी एक कथाकार हुए हैं। जब मैंने पहली कहानी लिखी, जब भीष्म साहनी ने पहली कहानी लिखी उसका जिक्र है। तो चाहिए तो ये था कि मेरी पहली कहानी प्रेम कहानी होती। उम्र के एतबार से भी यही मुनासिब था और अदब के एतबार से भी, मतलब उस समय कहते हुए जवान थे तो शायद प्रेम कहानी लिखी होती, ऐसा होता। पर प्रेम के लिए, प्रेम कहानी के लिए भी अनुकूल परिस्थितियाँ हो तब काम बनता है। तो मैंने वही लिखा जो मेरे जैसे माहौल में पलने वाले सभी भारतीय युवक लिखते हैं। मैंने लिखी अबला नारी की कहानी। हिंदी के अधिकांश लेखकों का तो साहित्य में पदार्पण अबला नारी की कहानी से ही होता है और ये दुखांत होनी चाहिए, मतलब इसका जो अंत है वो दुखद होना चाहिए। मैंने भी वैसा ही किया। बड़ी बेमतलब बेतुकी कहानी थी, न सिर न पैर, और शुरू से आखिर तक मनगढ़ंत जो मेरे मन में आया वो लिख दिया। पर क्योंकि अबला नारी के बारे में थी और दुखांत थी, इसलिए वानप्रस्थी जी को भी कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता था और पिताजी को भी नहीं, इसलिए कहानी कॉलेज पत्रिका में स्थान पा गई। पर इसके कुछ ही देर बाद एक प्रेम कहानी सचमुच कलम पर आ ही गई। नख शिक से प्रेम कहानी थी, नाखून से लेकर, मतलब सिर से लेकर नाखून तक, पर किसी दूसरी दुनिया की कहानी जिससे मैं परिचित नहीं था। तब मैं कॉलेज छोड़ चुका था और पिताजी के व्यापार में हाथ बटाने लगा था। ये भीष्म साहनी जी कह रहे हैं जो कथाकार हैं, उनकी बातें हैं ये सब। तो कॉलेज के दिन पीछे छूटते जा रहे थे और आगे की दुनिया बड़ी उटपटांग और बेतुकी सी नज़र आ रही थी। पर हर दूसरे दिन कोई ना कोई अनूठा अनुभव होता। कभी अपने घुटने छिल जाते, कभी किसी दूसरे को तिरस्कृत होते देखता। तिरस्कृत माने अपमानित, मन उचट जाता। तभी एक दिन बाज़ार में मुझे दो प्रेमी नज़र आए। शाम के वक्त नमूनों का पुलिंदा बगल में दबाए मैं सदर बाज़ार से शहर की ओर लौट रहा था, जब सरकारी अस्पताल के सामने बड़े से नीम के पेड़ के पास मुझे भीड़ खड़ी नज़र आई। तो भीड़ देखकर मैं यूँ भी उतावला हो जाया करता था कि मतलब मुझे बहुत परेशानी होती थी, हो क्या रहा है वहाँ पे। तो कदम बढ़ाता मैं भी पास पहुँचा। अंदर झांक कर देखा तो वहाँ दो प्रेमियों का तमाशा चल रहा था। टिप्पणियाँ और ठिठोली भी चल रही थी। घर के अंदर एक युवती खड़ी रो रही थी और कुछ दूरी पर एक युवक ज़मीन पर बैठा दोनों हाथों में अपना सिर थामे बार बार लड़की से कह रहा था, राजो 2 दिन और मांग खा, मैं 2 दिन में तंदुरुस्त हो जाऊंगा, फिर मैं मजदूरी करने लायक हो जाऊंगा। और लड़की बराबर रोई जा रही थी। उसकी नीली नीली आंखें रो रो कर सूज रही थी। मैं कहाँ से मांगूं, मुझे अकेले में डर लगता है। दोनों प्रेमी आसपास खड़ी भीड़ को अपना साक्षी बना रहे थे ताकि गवाह भी रहे उनके क्या हो रहा है उन दोनों के बीच। देखो बाबूजी, मैं बीमार हूँ, इधर अस्पताल में पड़ा हूँ। मैं कहता हूँ 2 दिन और मांग के खा ले, फिर मैं चंगा हो जाऊँगा, मतलब ठीक हो जाऊँगा। लड़की लोगों को अपना साक्षी बनाकर कहती है कि यहाँ आकर बीमार पड़ गया। बाबूजी मैं क्या करूँ, इधर पुल पर मजूरी करती रही हूँ और पर यहाँ मुझे डर लगता है। इस पर लड़का तड़प कर कहता, देख राजो, मुझे छोड़कर नहीं जा, इसे समझाओ बाबूजी, ये मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं इसे कहाँ ढूंढूंगा। यहाँ मुझे डर लगता है, मैं रात को अकेली सड़क पर कैसे रहूँ। पता चला कि दोनों प्रेमी गाँव से भागकर शहर में आए हैं। किसी फ़कीर ने उनका निकाह भी करा दिया है। फटेहाल गरीबी के स्तर पर घिसटने वाले प्रेमी थे वे। शहर पहुंचकर कुछ दिन तक तो लड़के को मजदूरी मिलती रही। पास में ही एक पुल था, वह पुल के एक छोर से सामान उठाता और दूसरे छोर तक ले जाता, जिस काम के लिए उसे इकन्नी मिलती। कभी किसी की साइकिल तो कभी किसी का गट्ठर। हनीमून पूरे 5 दिन तक चला। दोनों ने न केवल खाया पिया बल्कि लड़के ने अपनी कमाई में से जापानी छींट का एक जोड़ा भी लड़की को बनवा कर दिया, जो उन दिनों 2.5 आने गज में बिका करती थी। दोनों रो रहे थे और तमाशबीन हंस रहे थे। जितनी भीड़ में इकट्ठा थी सबको हंसी आ रही थी। कोई लड़की की नीली आंखों पर टिप्पणी करता,
कोई उनके ऐसे वैसे प्रेम पर और सड़क की भीड़ में खड़े लोग केवल आवाज़ें ही नहीं कसते, वे इरादे भी रखते हैं। और एक मौलवी जी लड़की की पीठ सहलाने लगे और उसे आश्रय देने का आश्वासन देने लगे कि मैं तुम्हें सहारा दूंगा। और प्रेमी बिलक बिलक कर प्रेमिका से अपने प्रेम के वास्ते डाल रहा था। तभी पटाक्षेप की भांति अंधेरा उतरने लगा था और पीछे अस्पताल की घंटी बज उठी, जिसमें प्रेमी युवक भर्ती हुआ था। वह गिड़गिड़ाता, चिल्लाता, हाथ बांधता, लड़की से 2 दिन और मांगकर खाने का प्रेमालाप करता अस्पताल की ओर सरकने लगा। और मौलवी जी सरकते हुए लड़की के पास आने लगे और घबराई किम कर्तव्य विमूढ़ लड़की, किम कर्तव्य विमूढ़ माने उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और क्या ना करूं। मृग शावक की भांति सिर से पैर तक कांप रही थी, जैसे हिरन का बच्चा कांपता है। नायक भी था, नायिका भी थी, खलनायक भी था, भाव भी था, विरह भी था और कहानी का अंत अनिश्चय के धुंधलके में खोया हुआ भी था। मैं ये प्रेम कहानी लिखने का लोभ संवरण नहीं कर सका, मैं लालच नहीं कर सका कि मैं इस प्रेम कहानी को लिखूं, लेकिन लुक छिप कर लिखी डाली। जो कुछ मुद्दत बाद नीली आंखें शीर्षक से अमृत राय जी के संपादकत्व में हंस में छपी। मतलब अमृत राय जी उसके संपादक थे और नीली आंखें शीर्षक नाम से उनके हंस में, उनकी कोई कृति होगी हंस, उसमें छपी। इसका मैंने 8 रुपये मुआवजा भी वसूल किया, जो आज के 8 रुपये से भी अधिक था। ये थी भीष्म साहनी जी की अपनी दास्तान जो उन्होंने सुनाई। तो उन्होंने उस पर एक जो प्रेमी प्रेमिका वहाँ से भाग के आए हुए थे गाँव से शहर में, और उनका सारा ये नाटक चल रहा था, तो उसके विषय में उन्होंने कहानी लिख दी। तो ये आपका पार्ट पूरा हो गया, कैसे लिखें कहानी का जो आपका चैप्टर है ये ख़त्म हो गया। आप अभिव्यक्ति और माध्यम पूरा ही हो गया लगभग आपका, ठीक है। अब इसका काम जो है, जो भी मिलता रहता है आपको उसको करते रहिए, आगे भी मिलेगा वो भी करिए।